अब आज की तारीख में हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। वो संगठन को धारदार करने के लिए जुट गए। बिहार के बारे में ललन बाबू को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता है। वो हर जिले के हर कार्यकर्ता से वाकिफ है। उनको पता है कि कैसे सबको जोड़ना है। जदयू के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 राज्यों में हम हैं, 2 राज्यों में और होंगे तो हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। और जदयू अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे खड़ा है। हम चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन में हम रहें, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमारा प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, हर जगह जदयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर ये बताने के लिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड एक नए तेवर, एक नए कलेवर के साथ आ रही है, जहां अपनी मांगों को हम पुरजोर से रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा, सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर तक संगठन एक सूत्र में बंधा रहेगा और जनता से कनेक्ट डायरेक्ट होगा। और इससे के लिए ललन सिंह भी माध्यम है, हम प्रवक्ता लोग माध्यम है, पूरी की पूरी पार्टी माध्यम। हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी अपना वक्तव्य दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं और ये हमारे पार्टी का घोषित एजेंडा है कि जातीय जनगणना के हम पूर्ण समर्थक हैं। इसमें बहुत से पक्षों की बात ये आ रही है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक विद्वेष हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा आप मुझे बताइए। हमारा स्पष्ट मानना है कि 1931 के बाद आज 90 साल हो गए। 31 में जातीय जनगणना हुई थी और 31 में उसी जातीय जनगणना के आधार पर, जो कि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और समाज का वर्गीकरण किया गया था, जहां उच्च वर्ग, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की स्थिति थी। तो क्या 1931 में जो स्थिति हर वर्ग की थी, आज 2021 में वही स्थिति है? मैं आप लोग से पूछता हूं। उदाहरण के तौर पे लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं कायस्थ जाति से आता हूं, हमें समान स्थिति में रखा गया। 1931 से लेकर 1943 तक हम 33% थे नौकरी में, आज हम 1.5% भी नहीं है। क्या हमारी स्थिति वही रही? यादवों की स्थिति, अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति, शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या वही है? 2014 तक कास्ट सेंसस एससीसी जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहता है कि ओबीसी की आबादी घट के 52% से 44% हो। तो क्या ये अन्य अति पिछड़ी जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये पिछड़ा बनाम अगड़ा या SC ST के लिए नहीं है। जातिगत जनगणना हर एक वर्ग का अधिकार है, उसे ये जानने का अधिकार है कि उसकी जाति की संख्या कितनी है। और आज 90 साल के बाद ये जरूरत है कि उन जातियों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर फिर से वर्गीकरण की आवश्यकता हो और सारे के सारे सरकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, हर वर्ग को इसका लाभ मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को लाभ दिलाने के लिए आगे हैं। और हमारे साथी ये भी कुछ बोलते हैं कि आर्थिक आधार पे भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जैसा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ललन बाबू ने कहा है कि जातीय जनगणना हर हाल में होना चाहिए, इससे हर वर्ग को फायदा है, समाज के हर अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ फायदा है। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है और हम इस पर अडिग हैं। 1908 से 2005 तक मात्र 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, हमको मौका मिला तो हमने 12 एग्रीकल्चर कॉलेज विश्वविद्यालय दोनों मिलाकर हमने 12 बनाया। एक ही नजीर हम समझते हैं। और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति स्टाइपेंड देना, इसके अलावा उनको पुस्तक स्टेशनरी के लिए भी सरकार पैसा देती है। तो हम तो समझते हैं यही पैमाना बड़ा है। बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मैं चुनौती देता हूं जो लोग आलोचना करते हैं कि 10 रुपया महीना पर कौन है देश का राज्य
चाहे 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता हो पर मंथ में। एकमात्र राज्य इस देश के अंदर है जहां 10 रुपया महीना पर 10 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई 38 जिले में बिहार के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। आप समझिए, जोड़ हिसाब किताब जोड़ लीजिए, जो लोग बाहर जाते थे क्या क्या नहीं बोले थे, पलायन रुक जाएगा, पलायन नहीं होगा, तो छात्रों का इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न सेक्टर में नामांकन, ये बदलते बिहार और युवा पीढ़ी को रोजगार के जो अवसर हैं उसके लिए जो शैक्षणिक मापदंड है उस मापदंड को बढ़ाने में सहायक होगा।